हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम सवाल तमारा में। आज हम बात करने वाले हैं कि जब कभी किसी कपल को आईवीएफ सजेस्ट किया जाता है तो उनके मन में कई सारे सवाल रहते हैं और कई महिला डिप्रेशन में चली जाती है और उनको कई एंग्जाइटी रहती है। तो हम आज उस बारे में बात करेंगे कि मैडम उसके लिए कैसे काउंसलिंग करते हैं और पेशेंट को क्या काउंसलिंग की ज़रूरत रहती है। गुड इवनिंग मैम। हाँ, जब किसी पेशेंट को आईवीएफ सजेस्ट किया जाता है तो कपल एक तो उनको टेंशन रहता है कि उनके लिए आईवीएफ एक नई चीज़ है, तो उनके लिए एक एंग्जाइटी रहती है मन में और लोग कई सारी बातें करते हैं कि हमने ऐसा किया था, हमने वैसा किया था। तो आप हम उस बारे में बात करते हैं कि अगर कोई पेशेंट आता है और आप उनको आईवीएफ सजेस्ट करते हैं तो आप काउंसलिंग में उनको क्या बात करते हो? पहले तो जब भी आईवीएफ ट्रीटमेंट पेशेंट को समझाया जाता है तभी पेशेंट को भी सुनना उतना ही ज़रूरी रहता है। और एज अ डॉक्टर, एज अ आईवीएफ स्पेशलिस्ट मुझे पेशेंट को समझाना है कि आपके केस में पहले तो आईवीएफ क्यों ज़रूरी है, आईवीएफ का इंडिकेशन आपके केस में क्यों ज़रूरी है। फिर आईवीएफ का जो ट्रीटमेंट है कि जैसे मेजॉरिटी हम लोग अभी जो प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं उसमें सेकेंड डे से, पीरियड के सेकेंड डे से उनको इंजेक्शंस वगैरह स्टार्ट होते हैं, तो वह उनको ब्रीफ करना है कि कितने दिन इंजेक्शंस लेना है आपको, कौन से टाइम पे जो पेशेंट को सूटेबल है वह एक टाइम फिक्स करना होता है। उसके बाद उनको समझाया जाता है कि ऑन एन एवरेज 10th या 12th डे ऑफ इंजेक्शन पे उनका पिकअप जो हम करते हैं ऊसाइड पिकअप, वह प्रोसेस आएगी। वह प्रोसेस अंडर एनेस्थीसिया की जाती है क्योंकि मेजॉरिटी जो पेशेंट्स हैं जिनको इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है, ऑलरेडी वो लोग के आईयूआई साइकिल्स हैं या काफ़ी समय ऑलरेडी बिता चुके होते हैं, आधा नॉलेज तो उनको होता ही है, लेकिन साथ साथ में उनको एक डर रहता है, एक एंग्जाइटी रहती है कि आगे क्या होगा, प्रेगनेंसी रुकेगी नहीं रुकेगी, कितने दिन इंजेक्शन लेना है। और काफ़ी बार हमने देखा है कि पेशेंट एकदम पेन सेंसिटिव रहते हैं कि जैसे हमने देखा है कि जिनका जो पीरियड ऑफ इनफर्टिलिटी जो है कि जैसे जिनका बहुत लंबा पीरियड है कि मे बी 10 ईयर्स से भी ज़्यादा इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम रहा है, वो पेशेंट का पेन सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा रहता है कि उनको एक छोटा सा भी इंजेक्शन लगता है तो वो ऐसे एकदम डर जाते हैं या तो मैम बहुत ही पेनफुल इंजेक्शंस रहता है ऐसा बोलते हैं। हालांकि उनको यह चीज़ क्लियर करना ज़रूरी रहता है कि अभी जो आईवीएफ में हम लोग जो इंजेक्शंस देते हैं उसमें जो नीडल रहती है वो बहुत ही थिन नीडल रहती है और जनरली हम लोग सबक्यूटेनियस इंजेक्शन देते हैं, यानी कि स्किन में इंजेक्शन दिया जाता है। यह इंजेक्शन जो रहता है मुझे नहीं लगता है कि इतना कुछ पेनफुल उसमें रहता है क्योंकि सबक्यूटेनियस इंजेक्शन जैसे डायबिटिक पेशेंट्स लेते हैं इंसुलिन वगैरह, वही टाइप का इंजेक्शन रहता है। दूसरा है कि उनको बताना है कि जब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की प्रोसेस होती है वो विदाउट एनेस्थीसिया होती है, जैसे आपकी आईयूआई प्रोसेस होती है वैसे ही एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की प्रोसेस की जाती है। और उसके बाद उनको जो मेडिकेशंस वगैरह है, जो भी इंजेक्शंस वगैरह है वह इतने दिन तक लेना है, वो सब एक क्लियर मैसेज उनको देना है। ओके, सो फर्स्ट जब ये रहता है कि पेशेंट को काउंसलिंग किया जाता है कि आपके केस में यह ट्रीटमेंट ज़रूरी है और जैसे मैंने अभी समझाया वह हिसाब से उनको ट्रीटमेंट एक्सप्लेन किया जाता है। ओके, अभी आपने बताया कि ऐसे आप काउंसलिंग करते हो, पर जब आईवीएफ सजेस्ट करते हैं तब फैमिली सपोर्ट कितना ज़रूरी है? आईवीएफ की जब ट्रीटमेंट शुरू होती है तभी मेरे जो भी पेशेंट्स हैं उनको मैं बताती हूँ कि आप ट्रीटमेंट शुरू करने में घाई नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि ट्रीटमेंट जो फीमेल जो है उसके ऊपर होने वाली है, तभी फाइनेंशियल सपोर्ट जिसको मैं सबसे बड़ा सपोर्ट समझती हूँ, क्योंकि बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल अगर कुछ भी उनको अप्स डाउन्स आते हैं, फाइनेंशियली थोड़ा भी तकलीफ़ है तो उसका सीधा इम्पैक्ट जो पेशेंट है उसके ऊपर आता है। प्लस उनको मेडिसिन में भी फिर कन्फ्यूजन होने लगता है कि मैम आपने 20 दिन का दवाई बोला है, हमने 10 दिन का लिया है। सो यह सब बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहते हैं। सो आईवीएफ की ट्रीटमेंट जब शुरू होती है उसके पहले फीमेल जो है उसकी मेंटल हेल्थ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलरेडी वो इतनी स्ट्रेस में रहती है, एंग्शियस रहती है कि भाई मेरा ट्रीटमेंट शुरू होगा, मुझे इंजेक्शन लेना है, जो भी ट्रीटमेंट होने वाला है वो फीमेल पार्टनर पे होने वाला है। सो जो भी दवाई है, इंजेक्शन है, उनको लेना है। तो साथ में एटलीस्ट उनके जो हस्बैंड है उनका
और जो भी उनके इन लॉज हैं या जो फैमिली में वो रह रहे हैं, उनके नियर डियर जो भी है फैमिली मेम्बर्स, उनका पॉजिटिव एटीट्यूड और उनका जो सपोर्ट है, जैसे बोलते हैं ना कि प्रेगनेंसी रुकती है ना तो फीमेल जनरली थोड़ा अटेंशन सीकिंग हो जाते हैं कि लंच का टाइम हो गया है, उनको भी भूख लगी है, लेकिन कोई उनको ऐसा बोले कि चलो आप खाने के लिए आ जाए। सो वो टाइप का जो अटेंशन रहता है वह अगर थोड़ा उनको दिया जाता है तो मुझे लगता है कि फीमेल जो इंजेक्शंस भी है वो भी एकदम हंसते हुए मतलब वो ले लेंगे, कि उनको ऐसा नहीं लगेगा कि ये एक बोझा जैसा नहीं लगेगा। जैसे हमारा एक पेशेंट है अभी जिनको प्रीवियस 6 अबॉर्शंस हो चुके हैं, अभी 7th शी हैज़ कंसीव्ड थ्रू IVF ट्रीटमेंट। तो उनको कैसे कि फैमिली का जब सपोर्ट नहीं रहता है ना तब वो पेशेंट को ट्रीटमेंट ऐसे बोझा रूप लगती है। हालांकि पेशेंट बहुत ही पॉजिटिव है, पेशेंट का फर्स्ट IVF साइकिल में कंसीव भी कर लिया है उन्होंने। 3 मंथ्स का उनका जो सोनोग्राफी है, जो हम लोग एंटी स्कैन बोलते हैं, वह रिपोर्ट भी नॉर्मल है। और उनके जो प्रीवियस अबॉर्शंस हुए हैं, जो 6 अबॉर्शंस, वह ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज 8 to 10 वीक्स पे हुए थे। और दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, मतलब यह प्रेगनेंसी में उन्होंने 12 वीक्स क्रॉस कर चुके हैं, वो अप्रॉक्सीमेटली 13 to 14 वीक्स उनका चल रहा है। क्या होता है कि फीमेल ने जब भी ठान लिया है कि उसको ट्रीटमेंट करना ही है, करवाना ही है और रिज़ल्ट लेके ही जाना है, दैट इज़ गुड इनफ। लेकिन साथ साथ फीमेल को अगर उनके हस्बैंड का, उनके इन लॉज का है, उनके जो भी है ननंद है, क्योंकि जब भी ट्रीटमेंट चलता है और फीमेल हॉस्पिटल में एडमिट होती है तो ऑब्वियसली जो फीमेल रिलेटिव्स हैं वो सब आते हैं हॉस्पिटल में साथ में। तो वो सब का अगर पॉजिटिव सपोर्ट मिलता है तो मेरे हिसाब से पेशेंट के लिए ये ट्रीटमेंट लेना बहुत ही आसान हो जाएगा। और दूसरा मैंने बताया कि फाइनेंशियल, क्योंकि काफ़ी बार मैंने देखा है कि जब भी फाइनेंशियली उनको तकलीफ़ है तभी फीमेल जनरली बैकफुट आ जाते हैं कि मेरी वजह से, मतलब उनके हस्बैंड को मैंने काफ़ी बार देखा हुआ है कि मेरे ऊपर आपको अभी खर्चा नहीं करना है या मेरे लिए आपको खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे सब सेंटेंस वो लोग बोलते हैं। सो होता क्या है कि उनके मन में है कि उनको ट्रीटमेंट करके माँ बनना है या तो जो भी है उनका जो टारगेट है वो अचीव करना है, लेकिन बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल पिटफॉल्स वो लोग बैकफुट आ जाते हैं। तो जब भी आप IVF ट्रीटमेंट शुरू करते हो तब भले ही आपको 1-2 महीना या थोड़ा टाइम अगर लगता है फाइनेंशियली, थोड़ा फाइनेंशियली आपको जो अरेंजमेंट करना है, पैसे का सब बंदोबस्त करना है, वो सब करके फिर ही आप उनका ट्रीटमेंट शुरू करवाएं। ओके, आपने भी देखा होगा जब आप IVF सजेस्ट करते हो ना तो आपके अलावा सबको पूछते होंगे कि इसमें क्या करना है, उनके फ्रेंड्स क्या किसी ने भी करवाया है तो सब उनको पूछेंगे पर डॉक्टर को कुछ नहीं पूछेंगे। तो मुझे ये पूछना है कि उनको किसकी एडवाइस लेनी चाहिए, डॉक्टर की या कोई किसी फ्रेंड की? हाँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन डॉक्टर भूमि आपने पूछा है कि जैसे पेशेंट का ट्रीटमेंट हम शुरू करते हैं तो जनरली क्या होता है कि जैसे मैंने अभी बताया कि थोड़ा अटेंशन सीकिंग हो जाते हैं और वो लोग क्या करते हैं कि आइदर वो लोग गूगल पे सर्च करते हैं या तो उनके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ वो लोग अपनी बातें शेयर करते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। और जब उनको पता चलता है कि उनके फ्रेंड सर्कल में भी किसी ने ऐसा ट्रीटमेंट लिया है, सो मे भी हो सकता है कि उन्होंने 5 साल पहले या 10 साल पहले ट्रीटमेंट लिया होगा। सो वो लोग हर एक अपनी इवेंट जो हो रही हैं वो सब अपने फ्रेंड्स के साथ वो कंपेयर करते हैं कि उनको तो मैम बहुत पेन हुआ था जब भी उनका पिकअप का प्रोसेस हुआ, उनको जब इंजेक्शन दिया तो बहुत पेन हुआ था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे यह चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि हर एक इंडिविजुअल का जो ट्रीटमेंट रहता है, जो इंजेक्शंस वगैरह रहते हैं वो डिफरेंट होते हैं। मे बी आज से 10 साल या 20 साल पहले उन्होंने ट्रीटमेंट लिया है तो उनको जो इंजेक्शन गए होंगे वो डिफरेंट होंगे। अभी जो इंजेक्शंस आए हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि डायबिटीज़ में जैसे पेट पे इंजेक्शन वो लेते हैं इंसुलिन के, वैसे ही टाइप के छोटी सी नीडल रहती है और यह इंजेक्शंस पेनफुल नहीं होते हैं। सो क्या होता है कि हर एक इंडिविजुअल का बॉडी भी डिफरेंट होता है, सबका जो पेन कैपेसिटी होता है वह भी डिफरेंट होता है। सो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी डाउट्स है तो आपके जो ट्रीटिंग डॉक्टर्स हैं उनके साथ आप बात करो। आपको कुछ भी कन्फ्यूजन है, कुछ नहीं समझ में आया है कि ये दवाई लेना है या नहीं लेना है, कोई दवाई आपको स्टॉप करनी है, ऐसा कुछ है,
सो जैसे हमने काफ़ी देखा है कि इकोस्पिरिन टैबलेट हम शुरू करते हैं तो काफ़ी पेशेंट आके मुझे पूछते हैं कि मैम मेरे फादर इन लॉ है, वो उनको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, तो ये इकोस्पिरिन तो खून पतला करने वाली मेडिसिन है, तो उन्होंने बोला है कि तुमको क्यों दिया गया है, तुम बंद कर दो, ये तुम्हें तो यंग एज है, मतलब ऐसे 32-33 एज में आप क्यों ये दवाई ले रहे हो। सो फ्रेंड्स, आपको खुद को बंद नहीं करना है। आपके इन लॉज राइट है, उनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, उनको खून पतला करने के लिए वो मेडिसिन दी गई है, लेकिन आपके लिए भी कुछ इंडिकेशन रहेंगे तभी आपको ये मेडिसिन स्टार्ट की है। दूसरा, काफ़ी बार हमने देखा है कि जो पॉलीसिस्टिक पीसीओडी वाले जो पेशेंट रहते हैं, ओबेसिटी है, जिनको इंसुलिन लेवल ज़्यादा है, सीरम फास्टिंग इंसुलिन लेवल, और उनको जब भी हम ग्लाइकोमेट और ये सब मेडिसिन स्टार्ट करते हैं, मेटफॉर्मिन वगैरह, तभी भी ऐसे उनका रेजिस्टेंस होता है कि यह तो डायबिटीज़ की दवाई है, मैम आपने हमको क्यों शुरू की है। सो फ्रेंड्स, आपको जब भी कन्फ्यूजन है, आपके जो ट्रीटिंग डॉक्टर है या तो उनके जो असिस्टेंट है, उनको आप एक बार अपनी बात शेयर करो कि मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ कन्फ्यूजन है, तो आई एम श्योर कि आपके कोई मतलब जो ट्रीटिंग डॉक्टर है वो कभी आपको यह समझाने से मना नहीं करेंगे और आपको राइट डायरेक्शन में उसकी नॉलेज दी जाएगी। सो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है कि आप अपने नियर डियर को इतना हद तक मत सुने कि आपकी ट्रीटमेंट में फिर बाधा रूप हो जाए। सो जो भी प्रॉब्लम्स है, कन्फ्यूजन है, वो आपके ट्रीटिंग डॉक्टर से आप ज़रूर से पूछ सकते हैं। ओके, अभी जब हम बच्चा रखते हैं ना, उसके बाद महिला को कई सारे सवाल रहते हैं कि अभी मेरा पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, तो उस टाइम पे उनको क्या ध्यान रखना चाहिए और कैसे अपने माइंड को डाइवर्ट करना चाहिए। जैसे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है, उसके बाद काफ़ी हमने देखा है कि महिलाओं के माइंड में कन्फ्यूजन भी रहते हैं, एंग्जाइटी जैसे हमने आगे बात की। फिर उनको ऐसा रहता है कि 15 दिन के बाद जैसे रिपोर्ट आएगी तो क्या होगा। काफ़ी बार हमने देखा है कि जब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे हम उनको बताते हैं कि ट्रांसफ़र की प्रोसेस हो चुकी है, तो लिटरली वो लोग रोना शुरू कर देते कि मैम अभी क्या होगा, मेरा रिपोर्ट पॉजिटिव आएगा, ऐसे। सो यहाँ पे स्पेशली मैं बताना चाहती हूँ कि कोई भी डॉक्टर है जो आपको IVF ट्रीटमेंट सजेस्ट किया है, तो जनरली जो IVF का जो रिज़ल्ट है वह डिपेंड करता है कि एग का क्वालिटी कैसा है, स्पर्म का क्वालिटी कैसा है, एम्ब्रियो जो डेवलप हुआ है या तो जो ट्रांसफ़र किया है उसकी क्वालिटी कैसी है। और जैसे हम लोग ऑर्किड हॉस्पिटल में हम लोग मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र करते हैं, यानी कि 5th डे का जो एम्ब्रियो रहता है उसी को ट्रांसफ़र किया जाता है जहाँ तक पॉसिबल होता है। सो Day 5 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में ऑब्वियसली आपके सक्सेस रेट बढ़ जाते हैं। और दूसरा रहता है कि आपका जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है वह अगर अच्छे से डेवलप हुआ है, वहाँ पे जो ब्लड सर्कुलेशन है वह अच्छे से है, तो आपको ऑब्वियसली पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आपको यह चीज़ ध्यान रखनी है कि हर पेशेंट को फर्स्ट साइकिल में ही रिज़ल्ट मिल जाए, यह हमेशा पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि वर्ल्ड ओवर अगर देखने जाए तो IVF साइकिल के जो सक्सेस रेट है ऑन एन एवरेज 40-45% है। सो अपने को मतलब काफ़ी बार मैंने देखा है कि पेशेंट का जैसे फर्स्ट साइकिल IVF होता है तो उनको लगता है कि जैसे 15 साल में बच्चा नहीं रुका है और यह 1 महीने में ऐसा एकदम जादू होने वाला है। सो नो डाउट फर्स्ट साइकिल जो है उसमें आपके एग्स की क्वालिटी वगैरह भी समझ में आएगी, जो भी पोजीशन रहेगा आपके ट्रीटिंग डॉक्टर आपको समझाएंगे। अगर फर्स्ट में आपको रिज़ल्ट नहीं मिलता है तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आपको मानसिक तैयारी रखनी है कि शायद आपको सेकेंड साइकिल के लिए जाना पड़े। मैक्सिमम हम लोग जो करते हैं कि 6 साइकिल्स ऑफ IVF मैक्सिमम करते हैं, और आपके डॉक्टर को भी रहता है कि आपको एज अर्ली एज पॉसिबल रिज़ल्ट दे पाए। और जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं IVF में सक्सेस पॉजिटिव देने के लिए, और काफ़ी सारे रिपोर्ट्स भी होते हैं, तो हम सारे रिपोर्ट्स सब पेशेंट में नहीं करवाते, नहीं तो मतलब बोलते हैं ना कि मोर देन 10,000 रिपोर्ट्स होते हैं। सो वो सब करके हम IVF के लिए नहीं जा सकते हैं। जब भी जैसे लगता है कि पेशेंट को 2-3 साइकिल्स फेल्ड हैं तो उसके बाद कुछ सेट ऑफ रिपोर्ट्स आते हैं, वह करवाते हैं। सो फ्रेंड्स, मुझे जो मैसेज आपको देना है कि आपको घबराना नहीं है। आपके साइड से हमें क्या चाहिए कि आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है,
आपकी जो सोच है उसे हमेशा पॉजिटिव रखना है। आपके साइड से जो खाने पीने में ध्यान रखना है वह आपको टेकन केयर करना है। आपको जो मेडिसिन दिए गए हैं, जो ठंडक के इंजेक्शंस वगैरह रहते हैं, वह आपको अच्छे से लेना है। और दूसरा कि डॉक्टर भूमि ने जैसे पूछा कि उनको माइंड कैसे डाइवर्ट करना है, तो जो भी आपके शौक़ है, जैसे आपको जनरली हम लोग 2 दिन के लिए रेस्ट एडवाइस करते हैं और काफ़ी पेशेंट को हम ओनली 24 आवर्स रेस्ट के लिए बताते हैं। सो आपको अगर कुकिंग का शौक़ है तो आप कुकिंग कर सकते हो, आपको सिंगिंग का शौक़ है तो आप सिंगिंग कर सकते हो, और जैसे बुक्स वगैरह हैं तो अच्छे अच्छे बुक्स आप रीड कर सकते हो, म्यूज़िक सुन सकते हो। सो ऐसे करके, या तो काफ़ी पेशेंट हमारे हैं जो वर्किंग क्लास है, तो आपका जो वर्क फ्रॉम होम है तो आप वह कर सकते हो। सो कंटिन्यू विथ योर रूटीन एक्टिविटी, मतलब आप कोई पेशेंट नहीं हो, आप जस्ट आपकी ये ट्रीटमेंट हुई है और जो हैवी वेट लिफ्टिंग वगैरह है, ज़्यादा हैवी सामान नहीं उठाना है, आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए, सर्दी ज़ुकाम बुखार वगैरह नहीं हो, और आपकी इम्यूनिटी अच्छी डेवलप रहे, उसके लिए जो कुछ मेडिसिन आपको दिए गए हैं वह अच्छे से लेना है। फ्रूट्स वगैरह, जैसे आप सिट्रस फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा ले सकते हो। सो यह सब आपको केयर करना है। बाकी जो भी रहेगा आपके डॉक्टर ने आपको समझाया होगा। जो दिन आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है तभी भी आपका काउंसलिंग होता है। सो मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट, जैसे मैंने बताया कि 40 to 45% चांसेस है कि फर्स्ट साइकिल में आप कंसीव कर सकते हो, लेकिन मेंटल प्रिपरेशन आपको मिनिमम 3 साइकिल्स का रख के ही चलना है। मैक्सिमम 6 साइकिल्स हम कर सकते हैं, और होप फॉर द बेस्ट। फाइनली आफ्टर 15 डेज़, 15 दिन के बाद आपको ब्लड रिपोर्ट एडवाइस की जाती है, और जैसे ब्लड रिपोर्ट आपकी आती है पॉजिटिव है तो आपको वह हिसाब से काउंसलिंग किया जाएगा। अगर नेगेटिव है तो आपको निराश नहीं होना है, और आगे आपके जो ट्रीटिंग डॉक्टर हैं उनके साथ आपको डिस्कस करना है, और वो आपको आगे क्या गाइड करते हैं वही हिसाब से आपको फॉलो करना है। थैंक यू मैम, आपने जो अभी समझाया है उससे मुझे लगता है कि कई सारे कपल को गाइडेंस मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, आपको किसी को ऐसा प्रॉब्लम है, अगर आपको किसी ने आईवीएफ सजेस्ट किया है और आपके मन में सवाल है, या आपको कोई एंजाइटी है किसी टॉपिक को लेके, या किसी भी तरह का, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और हम उसका जवाब आपको तुरंत देंगे। तो इसी के साथ आप देखते रहिए हर बुधवार को सवाल तुम्हारा। नमस्ते। नमस्ते।